फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 ग्रेड नंबर 9 इसको स्टार्ट करने लगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक का नेम है डायनामिक्स। अच्छा, डायनामिक्स से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पीछे जो चैप्टर है 9th क्लास का, दैट इज़ काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स क्या चीज़ है? काइनामेटिक्स जब हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ जो मूव करती है विदाउट एनी काज, तो उस पे वो हम काइनामेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं या काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक हो गया। मतलब कोई भी चीज़ अगर कोई मूव कर रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, वो किस वजह से मूव कर रही है, वो हमने पहले कवर किया हुआ है काइनेमेटिक्स के अंदर या जो काइनेटिक्स के चैप्टर के अंदर। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायनामिक्स, जो फिज़िक्स का समझ लें कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर क्लास 9th की बात की जाए। तो ये देखें डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द काज ऑफ इट्स मोशन इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। कि ऐसी मैकेनिक्स की ब्रांच जो स्टडी ऑफ मोशन को डील करती है किसी ऑब्जेक्ट के एंड काज ऑफ इट्स मोशन के, और किस वजह से वो चीज़ मूव कर रही है, कौन सी फोर्स उसके ऊपर लग रही है जो उसको मूव करवा रही है। ठीक हो गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मोबाइल पड़ा हुआ है, ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल स्टैटिक कंडीशन, रेस्ट कंडीशन में है। जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा ये मूव नहीं करेगा। तो मैं इसके ऊपर हाथ की फोर्स लगाता हूँ, तो ये इसका काज क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, दैट इज़ बाय हैंड। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपने हाथ से इसको फोर्स लगाई तो ये मूव करना शुरू हुआ। ठीक हो गया। इसी तरह उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आते हैं जी फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। 3 टर्म्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब फोर्स क्या है? फोर्स, अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स या किसी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है, या फिर कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जो एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम फोर्स है। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ स्टैटिक कंडीशन में पड़ी हुई है, तो हम अगर रेस्ट कंडीशन में है, उसके ऊपर हम जो एक चीज़ लगाते हैं, दैट इज़ फोर्स जो उसको मूव करवाएगी। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर मैं बात करूं कि जैसे एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल आती है, अगर आगे फील्डर खड़ा है तो उसको फील्डर उसको कैच करता है। तो वो बॉल मूव कर रही थी, फील्डर ने उसको कैच किया, तो यहाँ पे इस चीज़ को वो सेटिस्फाई कर रहा है, टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। के फोर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, अगर रेस्ट में है तो उसको मूव करवाती है, और अगर मूव कर रही है तो उसको रोक लेती है। ठीक हो गया। या फिर दूसरी जो डेफिनेशन, द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। जैसे मैं बात करूं, अगर वो है जी एक बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है, तो बॉल उसकी तरफ आ रही है, उसकी डायरेक्शन में आ रही है, उसकी तरफ आ रही है, तो बैट्समैन उसको हिट करता है, शॉट लगाता है, तो बॉल क्या होती है, उसके अपोजिट मूव करना शुरू हो जाती है। अगर वो लॉन्ग ऑन पे खेलता है, लॉन्ग ऑफ पे खेलता है, या फिर मिड विकेट पे खेलता है, लेकिन बॉल तो उसकी तरफ आ रही थी, वो बॉल को आगे उसने बैट के साथ हिट किया, तो ये बैट की फोर्स थी जो ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसने उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो ये फोर्स की डेफिनेशन है। उसके बाद आता है जी इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया के बारे में एक गैलीलियो, एक साइंटिस्ट था, जिसने ये कहा था कि 90s में उसने ये कहा था कि जो जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मूव करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, गैलीलियो एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि कोई भी लाइटर ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। तो ये हम यहाँ पे बात करेंगे इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मैं इसको अगर इस तरह से एलेबोरेट करूँ कि अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि करें
फॉर एग्जांपल हम इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया किसी भी बॉडी का वो उस बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो उस बॉडी को रोकती है, रेजिस्ट करती है, मज़ाहमत करती है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, कि उस वो जिस स्टेट के अंदर अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे। वो ये नहीं चाहती, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वो ये नहीं चाहती कि वो अगर रेस्ट में है तो वो मूव करे, और अगर वो मूव कर रही है तो वो रेस्ट में आ जाए। ठीक हो गया। इसी तरह मैं अगर बात करूँ कि अगर एक फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं मिसाल देता हूँ कि एक ट्रक है, वो मूव कर रहा है, तो अब ट्रक को एक अकेला बंदा उसको रोक नहीं सकता, आगे ये कहे कि मैं हाथ रख के उसको रोक लूँगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रक एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, तो हैवियर ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसको रोकना मुश्किल है। ठीक हो गया। दूसरी तरफ मैं अगर बात करूँ कि एक बॉल है, एक बॉल एक बैट्समैन ने हिट किया, आगे फील्डर खड़ा है, उसने उस बॉल को रोका, तो उस बॉल जो है वो लाइटर ऑब्जेक्ट है, उसको रोकना आसान है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया कम है। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं कि एक स्मॉल कार है, जैसे आप ये कह सकते हैं मेहरान है या कोई भी कार है, उसको एक या दो बंदे अगर वो रेस्ट में है तो उसको हिला सकते हैं, उसको मूव करवा सकते हैं। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हैवियर नहीं है, लाइटर ऑब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू ट्रक एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, अगर वो खड़ा है तो एक बंदा अगर कहे कि मैं इस ट्रक को मूव करवाऊंगा, नहीं करवा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया जो है वो बॉडी के मास के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन के साथ है। मतलब इनर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो, उसको मैं लिखूँ तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि जितना ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा, जितना मास कम होगा उतना इनर्शिया कम होगा। दैट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। ये हो गया जी इनर्शिया। उसके बाद बात आती है जी मोमेंटम की। मोमेंटम की मिसाल मैं इस तरह लेता हूँ, उससे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे बुलेट है। ठीक हो गया। अब बुलेट जो है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, वो अगर आप फायर करते हैं तो एक बड़ी डिस्ट्रक्शन करता है, एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक हो गया। उसी हिसाब से अगर देखा जाए एक ट्रक है, तो ट्रक जो है वो कम स्पीड के साथ भी आए, अगर आगे कोई बंदा खड़ा है या किस तरह से, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम, अब मैं ये कहूँगा कि जो बुलेट है ना, वो है तो स्मॉल ऑब्जेक्ट लेकिन उसका मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ विद इन सम नैनो सेकंड के अंदर वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर देता है। ठीक है, बुलेट। तो इसी के साथ साथ ट्रक जो उसकी वेलोसिटी कम है लेकिन मास ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास of an object and also has a direct relationship with the velocity of an object. हम ये कैसे, momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. मतलब कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा नहीं भी है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है फिर भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। जैसे बुलेट के केस के अंदर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन मास कम है बुलेट का, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर भी मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। जिस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ट्रक के केस में, ट्रक आहिस्ता आहिस्ता चलता है लेकिन उसका मास ज़्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। अब इसकी यूनिट की तरफ आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसआई यूनिट के अंदर मास की यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे मास की जगह केजी, वेलोसिटी के अंदर मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम की यूनिट हो गई। अब इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके फार्मूले के अंदर वेलोसिटी आ रहा है। तो जब एक स्केलर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहले उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे वो रुकेगी नहीं, या फिर रेस्ट पे है तो जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो मूव नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे एक पेन पड़ा हुआ है, ये अगर मैं इस पेन को उठाऊंगा नहीं, इसको मूव नहीं करवाऊंगा तो ये हमेशा इधर पड़ा रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगे तो ये मूव करना शुरू हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह
फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक बॉल है, वो किसी ग्राउंड के ऊपर हम उसको रोल करवाते हैं तो वो मूव कर रही होती है, मूव कर रही होती है जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे। लेकिन लोग कहते हैं कि वो बॉल एक ना एक टाइम आकर रुक जाती है। आखिर क्यों रुकती है? वो इस वजह से रुकती है कि अगर बॉल को आप रोल करवाते, फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, उसको आप रोल करवा रहे हो ग्राउंड के ऊपर, तो वो एक ना एक टाइम पे आप रोल करवा रहे हो। आपने एक दफ़ा रोल किया, वो बॉल मूव करना शुरू, आपने छोड़ दिया, यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने नीचे फेंकी, वो मूव करते हुए नीचे आई, एक टाइम आके वो बॉल खुद ब खुद रुक गई। आखिर क्या वजह थी रुक गई? क्योंकि उस ग्राउंड और बॉल के दरमियान एक फोर्स है, दैट इज़ फ्रिक्शन। वो रेजिस्ट कर रही है उसके मूवमेंट को, उसके मोशन को, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। जैसे मैं बात करूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी फ्लोर के ऊपर या किसी जगह के ऊपर हनी और वाटर दोनों को मैं फ़्लो करवाता हूं, तो ऐसा होता है कि वाटर ज़्यादा दूर तक जाता है और हनी जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। तो एक टाइम पे आके वाटर भी रुक जाएगा और हनी भी एक टाइम पे आके रुक जाएगा। अब मैं क्या कंपैरिजन कर रहा हूँ कि हनी जो है हमारे पास, उसके अंदर वो क्यों जल्दी रुक जाता है? क्योंकि उसके और जिस जगह के ऊपर हम फ्लो करवाते हैं उसके दरमियान में भी एक फोर्स लग रही होती है, दैट इज़ विस्कोसिटी, जो हनी की अपनी प्रॉपर्टी है। तो जिसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी रुक जाएगा। तो हनी के अंदर एज़ कम्पेयर टू वाटर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी रुक जाता है। वाटर के अंदर विस्कोसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी नहीं रुकता, एक टाइम के बाद रुक जाए, लेकिन वो भी रुक जाता है क्योंकि उसके अंदर भी एट सम एक्सटेंट विस्कोसिटी तो होती है, वाटर के अंदर भी। तो अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को फॉलो करता है। इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है कि जैसे हमने कहा कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक